लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मूलतः इस बात के लिए है कि शाहाबाद के चारों सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर ज्ञापन देने के लिए उनके कक्ष के पास गए थे और करीब 40 मिनट हम लोग बैठे रहे। आवेदन था कि भाई जो सोन नहरें हमारी 152 साल पुरानी हो गई हैं और जर्जर हैं, लख के फाटक ख़त्म हो गए हैं, आपको जो नई बहाली नहीं हो रही है, मेट पेट्रोल ख़त्म हो गए हैं, किनारे ढह ढिमला गए हैं, नहर की पेटी जो है वो सिल्ट से भर गई है और नहरें किसानों की सिंचाई ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम हैं, निचले छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो जब ये नहरें बनी थी 152 साल पहले, उस समय करीब 8.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होती थी। मध्य बिहार के जो 8 ज़िले हैं, जिसमें शाहाबाद के चारों ज़िले हैं, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, उधर में आपको अरवल, पटना, माने जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, इनके 60 प्रखंडों के किसानों के 8.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होती थी। और पहले तो हमारे यहाँ गर्मा धान भी होता था, 3-3 फसलें इलाके के किसान काटते थे। लेकिन आज महज 4.5 लाख हेक्टेयर में खेती हो रही है और माने कहे कि नहरें अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। लंबे समय से 80 के दशक से ही नहरों के आधुनिकीकरण, पक्कीकरण की मांगे उठ रही हैं। हम लोग तो IPF के बैनर तले भी उठाए थे, भोजपुर बचाओ, भोजपुर बचाओ, भोजपुर माने बचाओ आंदोलन, भोजपुर जगाओ, भोजपुर बचाओ, उसमें भी इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया था। आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का सवाल था, भोजपुर में यूनिवर्सिटी निर्माण की मांग थी, सोन और गंगा में पुल बनाने का मांग था। तो करीब करीब हर मांगें हमारी पूरी हुई। अभी कहा जाए कि बड़ी जो लाइन है आरा सासाराम सिंगल है, उसको डबल करने की मांग उठ रही है, या आरा से मुंडेश्वरी तक, या आरा से छपरा तक रेल लाइन बिछाने की मांग। खैर वो तो बहुत पहले से ये मांगे उठ रही थी। तो ये आवेदन इसी पर था, नहरों पर केंद्रित, कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इसको लाया जाए और नहरों का आधुनिकीकरण हो। और सोन नदी में मोटियाँव गांव है, माने तिलौथू प्रखंड में, वहाँ सोन नदी के अंदर जलाशय का निर्माण किया जाए। 1990 में ही उस जलाशय निर्माण के काम को जो है शिलान्यास किया गया था वहाँ उस समय के मुख्यमंत्री के जरिए। महज 25,000 करोड़ की लागत से ये नहरें माने ये कदवन जलाशय बनेगा। क्योंकि 1973 में जो बाण सागर समझौता हुआ मध्य प्रदेश, द्विहंद और बिहार सरकारों के बीच में, 60 से पहले मात्र सोन नदी के जल का इस्तेमाल सिंचाई मध्य में बिहार ही करता था। लेकिन वहाँ उधर आपको रिहंद ने बांध करके बिजली पैदा करने के लिए पानी रोक लिया। फिर 1972 में बाण सागर में सोन नदी के मुख्य धारा को बांध करके जलाशय बना लिया गया। तो हमारे हिस्से के पानी के लिए 1973 में बाण सागर समझौता हुआ था, लेकिन हमारे हिस्से का जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बहुत ही कम पानी मिल रहा है। रोपनी के टाइम में तो पानी रहता ही नहीं, बल्कि कहिए कि कटनी में जब उधर पानी की ज़रूरत नहीं होती है, नहरों में पानी छोड़ा जाता है और नहरों से के टूटे हुए किनारों से पानी बह करके किसानों की पकी फसल को बर्बाद माने करता है। इसीलिए अगर जलाशय वहाँ बन जाए तो बरसात में भी जो सोन नदी का पानी जो उधर से छोड़ा जाता है, जिसको लेकर के कभी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है अचानक पानी छोड़ने से, जो जहाँ है वहीं फंस जाता है। तो जलाशय के निर्माण और नहरों के आधुनिकीकरण की मांग के लिए भोजपुर जिला से मैं था, कॉमरेड राजाराम सिंह जो काराकाट के माननीय विधायक हैं भाकपा माले से, फिर जो है सुधाकर सिंह, श्री सुधाकर सिंह जो माननीय विधायक हैं बक्सर जिला के, वो थे, सांसद हैं वो थे। फिर इसके बाद सासाराम के सांसद मनोज कुमार, काराकाट के सांसद राजाराम सिंह, ये 4 लोग गए थे। हम लोग को बैठाया गया 4 घंटे 40 मिनट तक। और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके जो अंदर के कर्मी थे आकर बताए कि बोल रहे हैं कि आप लोग जा कर के सिंचाई मंत्री से मिलिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं था हमारे लिए कि हम लोग की बात सुनते या फिर हमारा आवेदन लेते। ये पूरे मध्य बिहार के 8 जिलों के किसानों का सम्मान होता। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो आज कहा जाए कि
सोन नहरों पर निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं, उस व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कोई वो आश्वासन देते या नहीं देते वो बात की चीज़ है, लेकिन कम से कम मिलना चाहिए था। और ये चीज़ हमको बहुत आहत करने वाली लगी कि अडानी अंबानी के लिए तो पूरा लाखों करोड़ है इनके पास, या उनके पास समय ही समय है उनके लिए, लेकिन यहाँ 8 जिलों के किसानों के लिए अगर कदवन जलाशय बन जाता, अगर नहरों का आधुनिकीकरण हो जाए तो 17.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी, माने कई फसलें पैदा की जा सकती हैं, कभी अकाल नहीं पड़ता। माने अकाल के समय भी हमारे इलाके में अकाल नहीं पड़ा 1934 में, लेकिन यहाँ जो है कहिए कि माने बरसात के समय भी अकाल की स्थिति रहती है। अब ज़िले का दक्षिणी इलाका भी जो है कहिए कि अकाल जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरे तरफ नहरों, सोन नदी की जो है मुख्य धारा को बांध करके अवैध खनन हो रहा है, जिसके वजह से जो है पानी कहा जाए कि माने तलहटी पकड़ रहा है। 100 फीट 150 फीट तक खुदाई हो रही है। जो खनन का माने नियामक है उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए किसानों की माने ज़मीन जो है उर्वरक से अनउर्वरक हो रही है, बालू पड़ने से सड़कें ख़राब हो रही हैं, लंबी लाइन अभी तो एक ठो बताए यहाँ श्री भगवान दास जी हैं, उनकी पत्नी को परसों हार्ट अटैक आया, लेकिन कोइलवर पुल इतना जाम था कि वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो गई रास्ते में ही जाम में फंस करके। तो कई तरह की ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भारत सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो है हमारे शाहाबाद के सांसदों से नहीं मिलना, ये सांसदों की उपेक्षा नहीं है, बल्कि माने शाहाबाद के और माने पटना प्रमंडल के किसानों की उपेक्षा है, जो उनकी मांगों को, जो उनकी रोजी रोटी को मजबूत बनाने के लिए वहाँ गए थे बातचीत करने के लिए। उन्होंने बातचीत नहीं किया, ये भारी आहत करने वाली बात हुई। और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम जो है यहाँ मिल करके आप लोगों से अपनी व्यथा को रखेंगे। ये बहुत पीड़ादायक बात है, ये शाहाबाद के किसानों का अपमान है, यहाँ की खेती है। बिल्कुल ये किसान विरोधी हैं, इसीलिए इन्होंने कृषि कानून पेश किया 3 किसानों की खुशहाली के नाम पर। दरअसल ये कॉरपोरेट घरानों को खेती और ज़मीन पर कब्जा दिलाने के लिए कानून आए थे, और हरियाणा, पंजाब सहित पूरे देश के किसानों ने इस बात को समझा। 1 साल 13 दिनों तक अनशन माने आंदोलन चला, 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई, और जो वहाँ से धरना उठा उसके लिए जो समझौता हुआ था कि भाई किसान आंदोलन के नेताओं पर से केस वापस लिए जाएंगे, जिनकी मौत हुई है इस आंदोलन में उनको मुआवजा दिया जाएगा, और जो एमएसपी का कानूनी गारंटी मिलेगा इसके लिए कानून बनाए जाएंगे। और माने समझौते की शर्तों को माने वो कहा जाए कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तो ये बिल्कुल ही ये किसान विरोधी सरकार है, ये कॉरपोरेटों के पक्ष में काम करने वाली सरकार है। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में 8 जिलों के मध्य बिहार के किसान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के किसान इनको जवाब देंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे। और हम लोग तो ये अपील करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि इस एनडीए गठबंधन को, जो डबल इंजन की सरकार है, जो सरकार शोर ज़्यादा कर रही है, हॉर्न ज़्यादा बजा रही है, धुआं खूब छोड़ रही है, लेकिन ना किसानों के हक में काम हो रहा है, न छात्र युवाओं के हक में काम हो रहा है, न व्यवसायियों के हक में काम हो रहा है, न महिलाओं के हक में काम हो रहा है। चारों तरफ लूटपाट मचा है। कैसे जो है अडानी अंबानी को पूरा देश सौंप दिया जाए, और लोगों का ध्यान हटाने के लिए रोजी रोटी से, रोज़गार से, खेती किसानी से, दुकानदारी से, ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर की माने खोज कर रहे हैं, खुदाई करवा रहे हैं। दरअसल ये भगदड़ की सरकार है, और इस भगदड़ में ये जनता का सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। आपने कहा कि सोन नदी की मुख्य धारा को बांधकर बालू खनन होता है, जबकि भोजपुर के प्रभारी मंत्री, खनन मंत्री, हाँ के लिए कार्रवाई नहीं होता है। बिल्कुल, हम लोग तो मीटिंग में आए थे, अनुश्रवण समिति की मीटिंग में, उसमें भी हम लोग उठाए थे ये सवाल। लोकसभा के अंदर हमने ये सवाल उठाया कि अवैध खनन पर रोक लगे, और जो ये हमारे ज़िले का खनन होता है, पूरा कहा जाए कि दूह लिया जा रहा है ये सोन नदी को। सोन नदी को विकृत बना दिया गया है। कोई गूगल माने
मैप से निकाले नक्शा सोन नदी का, पहले का अभी का, देखिए अंतर दिखाई पड़ेगा। खेती बर्बाद हो रही है, गड्ढों में डूब करके लोगों की जान जा रही है सोन नदी के किनारे, पानी भाग गया है चापाकल का। हाँ, ये बरसात के समय पानी भाग जाए सोन नदी के किनारे के गाँवों का, ये सबसे आश्चर्य की बात है। और ऐसा इसलिए कि जो अवैध खनन से जो है वो पूरी तरह से जिला त्रस्त है। बालू लदे ट्रकों से चप करके लोगों की मौत हो रही है, जाम में फंस करके बीमार लोगों की मौत हो रही है। और ये जो है कहा जाए कि सुशासन का राग नाप रहे हैं यहाँ, और वहाँ वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ तो सबका चाहिए इनको, लेकिन विकास ये सिर्फ अडानी सरीखे कॉरपोरेट घरानों का कर रहे हैं। अभी सदन में जिस ढंग की चर्चा हुई है, ये सरकार का तो विधायी काम हो गया, 2 मिनट में ये हाँ ना करवा करके अपने विधायी काम को पूरा करवा लेते थे, या फिर जो है आर्थिक माने कामों को पूरा करवा लेते थे। लेकिन जो लोकहित के मुद्दे हैं, जैसे सवाल उठा कि भाई अडानी प्रकरण पर चर्चा हो, लेकिन अडानी के खिलाफ में मोदी जी एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। इसीलिए जब भी उठाना चाहे हम लोग मामला, सदन की कार्रवाई को बर्खास्त कर दिया गया। हम लोगों ने पहली बार देखा कि भाई माने सरकार ही नहीं चाह रही कि सदन चले, सरकार ही नहीं चाह रही। सरकार का तो विधायी काम हो रहा है, विधानसभा में हम 2-2 बार रहे, सदस्य रहे, और हमने देखा कि जब भी कोई इस ढंग का गतिरोध पैदा हुआ सदन के अंदर, तो माननीय अध्यक्ष महोदय कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाकर, जिसमें सभी दल के माननीय विधायक होते थे, बीच का रास्ता निकालते थे। लेकिन यहाँ तो कोई प्रयास ही नहीं कि चलो भाई माने अच्छा है कि ना माने लोकहित के सवाल उठेंगे, न सरकार घिरेगी, न जवाब देना होगा। अडानी जी पर वारंट जारी हुआ है, अमेरिकी कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है उनके भतीजे सागर अडानी पर, उन पर। लेकिन भारत की सरकार उनको बचा रही है कि जो 2200 करोड़ रुपया दिया गया है कि बिजली अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में या मंत्रियों को घूस दिया गया, ताकि वो अपने यहाँ महंगी दर पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए माने उनको मंजूरी दें, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उनको मंजूरी दें। जब इस पर ये आज देख रहे हैं कि बिजली बिल से लोग तबाह हैं, त्रस्त हैं कि डंडे की जोर पर जो है स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन इस पर उन्होंने चर्चा नहीं कराया। परसों दिन तो मैंने कहा जाए कि बहुत अप्रिय घटना घटी। मैंने परसों दिन चौथा रोज मैंने ये जो एक सांसद आईसीयू में चले गए कि हम पर जानलेवा हमला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी पर मैंने 307 का केस किया गया कि इन्होंने हमारी जान लेने का प्रयास किया। जो माननीय सांसद केस किए हैं उड़ीसा के मैंने फादर स्टेम पर और उनके 2 बच्चों की मैंने ब्रेन के अंदर जला करके मार देने का ये चला था, केस चला था, उनको सज़ा हुई थी, और ऊपरी कोर्ट से वो लोग बरी होकर के सांसद बन करके संसद में जो है अपनी जान पर खतरा बता रहे हैं। ये आश्चर्य वाली बात है। हाँ, इन लोगों ने खुद जो हेगड़े साहब ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, ठीक ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके साथ धक्का मुक्की किया, प्रियंका गांधी जी के साथ किया, ठीक ना, और ये कह रहे हैं कि ये कुंग-फू आर्ट जानते हैं, राहुल गांधी हम पर हमला किए। ये तो आश्चर्य की बात है भाई। ये आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों ने 3 लोगों को, जिनके मन में थोड़ा बच्चों के लिए, अबोध बच्चों के लिए थोड़ी सी भी दया नहीं आई, जला करके मार दिया। और उन बच्चों की माँ ने कहा कि जब उनको सज़ा हुई तो कि हम ये किया कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो जो हमारे परिवार के साथ हो। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को, और वो लोग केस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के संसद जो है शीतकालीन सत्र, वैसे तो हम लोगों ने रेल का सवाल या फिर आपको बैंकों का सवाल उठाया, या फिर पर्यावरण का सवाल उठाया कि जो आपदा प्रबंधन का जिस दिन था कि भाई ये अस्थायी रूप से आप कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो आपदा आने का मूल कारण है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये मूल कारण है अवैध कटाई पेड़ों की। अब जैसे हंसडीओ प्रोजेक्ट चल रहा है छत्तीसगढ़ में, लाखों पेड़ काट दिया गया अडानी को कोयले का खनन करवाने के लिए। स्थानीय जो आदिवासी विरोध कर रहे हैं। एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सरकार शुरू करने वाली है अंडमान निकोबार में, जो भारत का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन का जिसको जंगल कहा जाता है, वहाँ से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है
और ये करोड़ों पेड़ काटेंगे। तो आप अगर पेड़ों की कटाई करेंगे, पहाड़ को ब्लास्ट करके उड़ाएंगे, आप पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाएंगे, तो इसकी कीमत तो आदमी को चुकाना होगा। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित आपदा है। और ये कॉरपोरेट लूट के लिए जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, उसी का नतीजा हम लोगों ने माने उत्तराखंड के जोशीमठ में देखा, जहां भयानक जो है कहा जाए कि बादल फटा, पहाड़ टूट करके गिरे और भूकंप आया, लोग तबाह हो गए। लेकिन उस तबाही से इनको क्या मतलब? इनको कॉरपोरेट लूट से मतलब है। सब कुछ ये छीन करके माने उनके हवाले करना चाहते हैं। इसी का ये नतीजा है। या जो एक सुरंग में फंसे थे उत्तराखंड में 17 दिनों तक 41 मजदूर फंसे थे, हैं, ये उसी का नतीजा था कि जो है सुरंग ऊपर से माने ढह करके गिर गया, रास्ता बंद हो गया। तो ये ऊपर ऊपर हवा में तलवार भांज रहे हैं, विकास ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रहे हैं होने पे। अभी तो 71,000 करोड़ की संपत्ति को कई कंपनियों का ये इन्होंने 16,000 करोड़ में अडानी के यहाँ नीलाम कर दिया, दे दिया। एक ही व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं? संकट में ही कोई संपत्ति बेचता है। आपके पास कौन सा संकट आ गया कि आप जो है माने औने पौने दाम में तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रहे हैं? कांग्रेस ने क्या किया ये तो बताएं, भाजपा के लोग बताएं, भाजपा की सरकार बतावे, डबल इंजन की सरकार बतावे, माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि इन्होंने 10-11 वर्षों में किस किस चीज़ का कारखाना लगाया। जो भी कारखाना लगा आज़ादी के बाद वो माने कांग्रेस की सरकार ने लगाया। ये एक ठो बताए ना भाई कि हमने यहाँ इस चीज़ का कारखाना लगा दिया। सुई से लेकर जहाज तक का कारखाना लगा है। और ये माने चिल्ला रहे हैं कि भाई माने क्या हुआ क्या हुआ। माने लग रहा है कि जैसे इनके तो एक सांसद ने कहा, जो अभी उस समय सांसद नहीं थी, कि माने देश दरअसल 1947 में नहीं बल्कि 2014 में आज़ाद हुआ है। 2014 में। हमको तो डर है कहीं ये ना कहे कि ये पृथ्वी ही अस्तित्व में आई 2014 में। यहाँ सूरज का जो है निर्माण, चंद्र का निर्माण, हवा पानी का निर्माण जो है 2014 के बाद हुआ। यानी ये झूठ बोलने में इतने माहिर, कोई तथ्य नहीं है। एक गाय का भी वीडियो हम लोगों ने देखा कि जब वायनाड से जीत हुई प्रियंका गांधी जी की, तो मुसलमानों ने गोली मारा गाय को, जश्न मनाया। जबकि ये मणिपुर का ये वीडियो था जिसको वायनाड का बताया गया। ये मणिपुर का बहुत पहले का, जहाँ भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है। और आप जो है बने सब कुकर्म कर रहे हैं, सब पाप कर रहे हैं, और अपना पाप जो है विपक्ष के माथे थोपना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। अंबेडकर जी के बारे में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनकी पूजा होती है हमारे देश में, जो गरीब वंचित शोषित उत्पीड़ित लोग हैं, दलित आदिवासी अति पिछड़ी समाज, पिछड़े समाज, अकलियत के लोग, कि वो हमारे भगवान हैं। राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये लोग जो अंबेडकर हमेशा करते रहते हैं, अगर इतना नाम ये राम का लिए होते, राम राम जपते, तो इनका 7 पीढ़ी तर जाता और ये स्वर्ग में जाते। आप बाबा साहब की तुलना आप कहिएगा तो लोग राम राम भजेंगे, राम की पूजा करेंगे या मंदिरों में जाएंगे? हैं, आप कहिएगा तो आप तय कीजिएगा कौन किसकी पूजा करेगा। और बाबा साहब की तुलना आप मैंने इससे कीजिएगा। बाबा साहब तो कहा जाए कि बाबा साहब नहीं रहते तो शायद हमारे देश का संविधान नहीं बनता इस तरह से, और नहीं बनता तो जो यहाँ के जो बने दलित पिछड़ी जातियाँ हैं, वंचित जातियाँ हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिलता, न शिक्षा का, न वोट का और न आरक्षण का। इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि संविधान नहीं चाहिए। इनकी बात जो दिल में थी वो आ गई उस दिन माननीय अमित शाह जी के मुंह से, दिल की बात जुबां पे आ गई। जितना छुपाना चाह रहे थे, ये कितने बाबा साहब अम्बेडकर से, संविधान से घृणा करते हैं, और इसीलिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया था कि संविधान से नहीं मनुस्मृति से देश चलेगा। तो देश की जनता ने तो बता दिया कि देश संविधान से ही चलेगा, इसीलिए 63 सीटें कम आई। अगर चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इनके बैसाखी नहीं बनते तो देश को आज ये दुर्दिन नहीं देखना होता। दुर्दिन देख रहा है देश, लेकिन ये 10,000 साल राज नहीं करेंगे। हिटलर का जब अंत हुआ तो ये लोग किस खेत की मूली हैं? ये समझते हैं कि हम सब कुछ जो है अपने हाथों में ले करके ईडी और सीबीआई से सबको डराते फिरेंगे, हैं, इनकम टैक्स से डराते फिरेंगे, तो कोई डरने वाला नहीं है। और आपको पता चल जाएगा 2025 के चुनाव में।
धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कल उनका एक बयान आया था कि शराबबंदी की समीक्षा बिहार में होनी चाहिए थी। ट्रक पे ट्रक शराब डेली मिल रहे हैं, गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल ही, हम लोगों ने तो लोकसभा विधानसभा में भी उठाया था कि ये माने शराबबंदी जो है वो शराबबंदी के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। मुसहटोलियों में घुस करके ये लोग माने गरीबों का तसला फोड़ रहे हैं, चूल्हा फोड़ रहे हैं कि यहाँ शराब बनता है। उन लोगों को पकड़ करके जेल में बंद किया जाता है और शराबबंदी का माने नाटक किया जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो माने करोड़ों का, हज़ारों करोड़ का शराब पकड़ा गया, ये सरकार बता दे कि हम किस बड़े शराब माफिया को जेल में बंद करके रखे हैं। सरकार बताए ना, श्वेत पत्र जारी करे कि कितना शराब जब्त किया। ये शराब तो ट्रक के खलासी ड्राइवर का नहीं ना है कि आप ट्रक का को जब्त करके ड्राइवर खलासी को पकड़ करके आप अपना आपका कोटा पूरा हो गया। वो कौन है असली गुनहगार, कौन है, उसको सामने लाइए। अर्थव्यवस्था चल रही है इनकी, समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है शराब माफियाओं की, और इनके पीठ पर सरकार का हाथ है। तभी ये इतना जो है दुस्साहस कर रहे हैं कि सरकार जब हमारे साथ है तो कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। शराबबंदी के लिए क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए उसे या जारी रखना चाहिए? हटाने का तो नहीं, हम लोग नहीं कहेंगे कि हटा दिया जाए, क्योंकि हम लोग शराबबंदी की मांग कर रहे थे। सरकार ने तो पहले माने एक ही शराब बंद किया था, ठीक ना, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, पूर्ण शराबबंदी हो। और हम लोग तो मांग किए थे, और इसमें माने शराब माफियाओं पर कार्रवाई, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे इसका ढेर सारा फ़ायदा है। अगर ये पूरी तरह से बंद हो तो कई तरह के अपराध, कई तरह की हिंसा जिसकी शिकार महिलाएं और माने आम आदमी होते हैं, उससे वो बचेंगे। सरकार को सबसे ज़्यादा नुकसान है, राजस्व की क्षति हो रही है। राजस्व कैसे आएगा? सरकार को इस पर विपक्ष की भी राय लेनी चाहिए, ठीक ना। आप जो है हीरा पर माने टैक्स लगाइएगा, क % है टैक्स हीरा पर? 3%। और रोटी कफन पर 18% टैक्स। तो आप हीरा व्यवसायियों पर लगाइए ना टैक्स भाई। आप आम आदमी के रोटी पर, कॉपी किताब पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? GST लगा रहे हैं, कफन पर लगा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आप लोग से नहीं मिले तो क्या मतलब दिल्ली की तरह किसान आंदोलन की तैयारी हो रही था? किसान आंदोलन देखिए हर जगह चल रहा है, कहीं खुला चल रहा है, कहीं खासकर अंदर से चल रहा है। यहाँ भी चल रहा है, धरना चल रहा है। अभी सासाराम में कई दिनों से धरना चल रहा है। मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ, और पूरे देश में होगा। देश के किसानों को ये महसूस हो गया है कि ये सरकार कहीं से भी उनकी नहीं है, और जब भी चुनाव आता है ये लोग माने तरह तरह की बोली बोलते हैं। इनके नेता कई मुँह हैं, कई माने इनके मुँह हैं, जिससे हर कोई अलग अलग बात बोलता है। और जब ये लोग फंस जाते हैं तो इनके जो बड़े नेता हैं कहते हैं कि भाई ये पार्टी का जो है अधिकृत बयान नहीं है, अधिकृत बयान नहीं है, ये उनका निजी मामला है। निजी किसी कोई मामला होगा किसी का, हैं? ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद।